Hello everyone, welcome back to Ghost of Revision. I hope कि you all are focused and motivated अपनी प्रिपरेशन को लेकर. हमारी ऑनगोइंग सीरीज जो कि स्टैटिस्टिक्स की चल रही है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, आज है उसका लेक्चर नंबर 4. ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जाइए उनको देखिए. अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल आंसर यू देयर. हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन के 2 मेथड्स पढ़ लिए थे, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा इंटरव्यू. और आज है बारी क्वेश्चनर मेथड की. ठीक है, तो क्वेश्चनर मेथड सिंपल भाषा में समझें तो क्वेश्चनर मेथड एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड है जिसमें रिटन क्वेश्चंस होते हैं और उनको प्रिपेयर करता है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्रिपेयर करता है और वो भेजता है रिस्पोंडेंट्स को. रिस्पोंडेंट्स मतलब वो लोग होते हैं जिनके लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर किया गया होता है, जिन्होंने रिस्पॉन्स देना है. हु रिकॉर्ड देयर आंसर्स एंड रिटर्न इट, जो अपना आंसर रिकॉर्ड करते हैं और उसको हमें फिर रिटर्न कर देते हैं. तो क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है? क्वेश्चनर मेथड में जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ क्वेश्चंस बनाता है जो वो रिस्पोंडेंट्स को देता है और रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उन्होंने उसका आंसर करना होता है. एक सिंपल बात याद रखना कि क्वेश्चनर जो मेथड है ना, ठीक है, इसको जो रिस्पोंडेंट्स हैं, मतलब जिन लोगों को हमने ये दिया होता है, वो ही फिल करते हैं, मतलब वो खुद आंसर करते हैं. क्वेश्चनर मेथड में जो डेटा कलेक्शन होती है, ठीक है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू होती है. वो कौन सेट करता है? इन्वेस्टिगेटर हमारा. और वो देता किसको है? रिस्पोंडेंट्स को. और उसको डायरेक्टली आंसर कौन करता है? रिस्पोंडेंट खुद. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सेंसस रिलेटेड जितनी भी सर्वेज होती हैं. सेंसस होता है ना हमारा, ऐसे हर 10 साल के बाद होता था, अभी थोड़ा सा डिले हो गया. वो भी मतलब वो भी एक मेथड होता है क्वेश्चन, मतलब उसको भी क्वेश्चनर मेथड के थ्रू ही करते. देखा होगा आपने, जब भी सेंसस का सर्वे करने वाले लोग आते हैं घर पे, वो आपसे पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितनों की शादी हुई है, कितने बच्चे रहते हैं, ये सब कुछ. ठीक है, उसके बाद अगर हमें मार्केट में कुछ भी रिसर्च स्टडी करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देखना है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे? सबसे इजी तरीका क्या है? हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे. तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे कि कितने लोग सेटिस्फैक्टरी हैं, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं, इसकी प्राइसिंग कैसी है. ये सब कुछ के लिए भी हम क्वेश्चनर का यूज कर सकते हैं. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, अगर कोई कंपनी या ऐसा कुछ है जहां पर हमें एम्प्लॉयज के बारे में जानना है, उनके वर्क कल्चर के बारे में जानना है, तो वहां पर भी हम क्वेश्चनर मेथड का यूज कर सकते हैं. एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च, एजुकेशनल और सोशल रिसर्च में भी हम इसका यूज कर सकते हैं. जैसे हमने कोई नया सिलेबस लॉन्च करना था, ठीक है, उसके लिए भी हम क्वेश्चनर मेथड में क्वेश्चनर बना सकते हैं कि क्या आपको सिलेबस में चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस किस तरह की होनी चाहिए, क्या आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहते हो, थ्योरेटिकल कम करना चाहते हो. ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम क्वेश्चनर मेथड को यूज कर सकते हैं. देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चनर को हार्ट ऑफ सर्वे भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ, एक सेकेंड, क्वेश्चनर को हार्ट ऑफ सर्वे कहते हैं. ठीक है, हार्ट ऑफ सर्वे कहते हैं. अब देखो, अब क्वेश्चनर के फीचर्स क्या क्या हैं. क्वेश्चनर में प्री डिजाइन्ड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, क्वेश्चनर में प्री डिजाइन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक जो डेटा ले रहे हैं ना लोगों से, हमें अगर जानना है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में, अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, तो हमारे क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो उस प्रोडक्ट को लेके होंगे कि इससे आपको हाउ इज दिस प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब इससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, इसका प्राइस आपको ठीक लगता है नहीं लगता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है,
कैसी नहीं है। तो प्री डिजाइन क्वेश्चंस होंगे, हम पहले से ये क्वेश्चंस अपने क्वेश्चनर में बना के रखेंगे और ये स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब इसमें कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो किसी और चीज के रिलेटेड हो या कोई फर्दर डिटेलिंग हो जो हमारे क्वेश्चनर से, हमारे सवाल से जो भी अंडर स्टडी होता है उसके रिलेटेड ना हो। रेस्पोंडेंट्स आंसर ऑन देयर ओन। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है ना, जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है, वो खुद से आते हैं और खुद से आंसर देते हैं। मतलब हम उनके हाथ में क्वेश्चनर दे देते हैं तो वो उस पर देख के, मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे बॉक्सेस बने होते हैं, यस, नो और मे बी, ठीक है। तो आप किसी पे भी टिक लगा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो, वहां पर भी सर्वे आती है कि आर यू हैप्पी विद एड्स को लेके कुछ सर्वे आती है। वही होता है क्वेश्चनर मेथड, जिसमें बहुत सारे लोगों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे YouTube क्या करता है उस एड में, बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करता है, किस लिए, ताकि उसको पता चल सके कि मतलब जो एड्स लगी हैं यूट्यूब पे लोगों को पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, सो दैट वो अकॉर्डिंगली प्रीमियर जो होता है ना यूट्यूब पे भी, समझ लो उसका प्रो वर्जन जो होता है, तो वो उसी हिसाब से उस प्रो वर्जन की प्राइसिंग वगैरह जो भी चीजें हैं। जैसे देखो पहले यूट्यूब पे एक ऐड आती थी, फिर यूट्यूब ने ये सर्वे स्टार्ट कर दी, उसको पता चला लोगों को ऐड गंदी लगती तो उसने 2 ऐड स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने प्रो वर्जन पर खींच सके। तो सिंपली जब भी आपको क्वेश्चनर दिमाग में आए, हर वो इंसान जिसने यूट्यूब देखा है उसने वो सर्वे गो थ्रू किया ही होगा, तो आप सीधे उस यूट्यूब के सर्वे पर ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यूट्यूब सर्वे, ठीक है, ताकि आप उसको दिमाग में रखो। आपको बहुत सारी चीजें उसको दिमाग में चलाओगे ना, तो आपको ये सारा कंटेंट जो भी लिखा है इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो उसमें भी आप खुद ही आंसर देते हो, आपकी जगह कोई और आंसर नहीं देता है। यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज एंड स्केटर्ड पॉपुलेशन। अब क्वेश्चनर हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर पॉपुलेशन लार्ज हो, ताकि हमें कम एफर्ट्स डालने पड़े। देखो अभी जब हमने इससे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये ऐसा समझना है, यूट्यूब जो अपनी सर्वे करा रहा है, अगर उसको ये पता करना है पूरे दुनिया के बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तो वो नहीं ना ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करेगा, कितने लोगों से वो ऑब्जर्व करवाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू भी, ना तो वो उनका ऑब्जर्वेशन करवा सकता है, ना ही वो इंटरव्यूज के मेथड से इसको कर सकता है। तभी उसने क्वेश्चनर वाला मेथड चुना है। क्यों चुना है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है। अच्छा, उसके बाद स्कैटर्ड पॉपुलेशन, सारे लोग यूट्यूब नहीं देखते हैं। आपके यूजुअली जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो अभी भी फीचर फोन यूज करते होंगे, मेरी ग्रैंड मदर करती हैं, तो वो सारे लोग तो नहीं यूट्यूब देखते हैं ना। तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन क्या है, जो लोग हमें अंडर सर्वे चाहिए वो अलग अलग जगहों पर मौजूद है। तो अलग अलग जगहों पर उनका क्वेश्चनर पहुंचाने के लिए इजी तरीका ना, आप उनको मेल कर सकते हो। क्वेश्चनर मोस्टली मेल्ड ही होते हैं, तो आप उनको इजीली मेल कर सकते हो। अब देखो यूट्यूब कहाँ पर, मतलब उनका ऑफिस कहाँ पर होगा, और हम सब तक पहुंच जाता है उनका वो सर्वे। रिस्पॉन्सेज आर रिटन नॉट ओरल। तो यहाँ पर आपने भी देखा होगा, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको वहां पर क्लिक करते हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहा था यूट्यूब पे, ठीक है। या अगर हमें कोई कंपनी क्वेश्चन आए थे तो उसमें वो ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं ना, या तो उनको टिक करना होगा, या 1 लाइन आंसर टाइप का होता है, उसको आपने फिल करना होता है। इसमें ओरल की कोई गुंजाइश नहीं है, आप ओरली आंसर नहीं दे सकते हो। मूविंग ऑन, अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चनर में या तो ओपन एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, अगर आपने लेक्चर देखा होगा इससे पहले वाला लेक्चर 3, उसमें जिस टाइम पे मैंने इंटरव्यू पढ़ाया ना, वहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी पढ़ाए हुए हैं, तो ये सेम ही है। ओपन एंड क्वेश्चंस वो वाले होते हैं जहां पर रिस्पोंडेंट जो है वो फ्रीली आंसर करता है। मतलब इसका एग्जांपल आप मान लो, व्हाई डू यू लाइक टी,
ठीक है, अब यहाँ पर आप फ्रीली आंसर कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे स्ट्रेस रिलीविंग अच्छी लगती है, कोई है तो इसलिए अच्छी लगती है, कोई बोलेगा कि दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत मजा आता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो। मूविंग ऑन इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। दूसरा टाइप है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसका जवाब यस और नो में देना है। अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू लाइक टी, तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ तो यस बोलोगे या ही नो बोलोगे। ठीक है, अदर इज डाइकोटोमस क्वेश्चन। डाइकोटोमस क्वेश्चन ये वो होता है जिसके दो ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, यस और नो। अब आप पूछोगे क्लोज्ड एंडेड और डाइकोटोमस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का। अगर क्लोज्ड एंड क्वेश्चन है ना, तो उसमें हम मल्टीपल चॉइसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज होते हैं आपके, मतलब 4 चॉइसेस होती है ना। ठीक है, तो वो होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। डाइकोटोमस होती है जिसमें दो ही ऑल्टरनेटिव्स है, दो ही चॉइस है, या तो यस या तो नो। ठीक है, फिर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, वो तो आपका ऑलरेडी कवर हो गया कैसे होते हैं। लास्ट होते हैं आपके रेटिंग स्केल क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम ना किसी चीज की डिग्री बताते हैं, मतलब कौन सी चीज कितनी हुई। जैसे कि ही इज, अभी बोलूंगी मैं, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग से मैंने इसकी डिग्री बताई कि बहुत हार्ड वर्किंग है। सेम अगर मैं लिखूंगी ही इज लेस हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो लेस से मैंने इसकी डिग्री बताई। तो इन रेटिंग स्केल क्वेश्चंस में हम डिग्री बताते हैं। रुको मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, डू यू, नहीं ऐसे करके लिख लो, इज दिस टी, नहीं सॉरी, टी इज रिफ्रेशिंग। आपने देखे होंगे ऐसे सवाल। ए होता है उसमें स्ट्रांगली अग्री, बी होता है उसमें स्ट्रांगली डिसअग्री, सी होगा उसमें मे बी, डी होगा उसमें, मतलब फोर्थ होगा उसमें मे बी नॉट। ठीक है, तो अब देखो डिग्री यहाँ पर है कि टी मतलब हम बहुत ज्यादा असर्शन के साथ, बहुत ज्यादा दबाव के साथ ये बात बोल रहे हैं कि हाँ टी है रिफ्रेशिंग। यहाँ पर हम उतने ही दबाव के साथ डिसअग्री कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर हम माइल्डली बोल रहे हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज्यादा मुझे नहीं पता। यहाँ पर हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा है। तो रेटिंग स्केल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज को रेटिंग देते हैं। जैसे आपको ये भी बोलेंगे कि आपका कोई प्रेफरेंस है, इज टी यूर प्रेफरेंस। ठीक है, तो आपको नीचे लिखा होगा रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी कॉफी के कंपैरिजन में। ठीक है, रख लो कॉफी के कंपैरिजन में आपसे पूछा गया होगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है टी का। आप फर्स्ट पे टी को रखोगे या सेकंड पे रखोगे या कोई और बेवरेज को बीच में रखोगे, तो उस हिसाब से जिस भी क्वेश्चन में रैंकिंग पूछी जाती है उसको बोलते हैं रेटिंग स्केल क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, इसके मेरिट्स क्या हैं क्वेश्चनएयर के। क्वेश्चनएयर जैसे कि मैंने आपको बोला एक टाइम पे बहुत लोगों को हम पहुंचा सकते हैं, बिकॉज यूजुअली मेल करके किया जाता है क्वेश्चनएयर यूजुअली मेल्ड होती हैं। ठीक है, मेल्ड होती हैं, इसलिए हम सेव टाइम होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहुंचाया जाता है। मनी, अभी ऑनलाइन ही पहुंचाया जाता है तो मनी तो लगता नहीं है। मैन पावर इंटरव्यू के कंपैरिजन में, देखो मैंने आपको उधर इंटरव्यू में भी बोला था कि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है क्वेश्चनएयर से, और मैंने बोला था क्वेश्चनएयर में पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चनएयर और इसमें ये कंपैरिजन है कि इंटरव्यू में आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, आपको उनमें फिर स्किल भी होना चाहिए दूसरे से सवाल पूछने का। ऐसा सवाल ना पूछने का कि पर्सनल हो जाए, ऐसा सवाल ना पूछने का कि अगला इंसान हर्ट हो जाए, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी है, किसी की डिग्निटी हर्ट नहीं करनी है, लॉ के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मतलब कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं पूछना है। इन सारी चीजों के लिए आपको लगती है स्किल, मैन पावर। लेकिन इतना ज्यादा आपको नहीं लगता है। एक चीज के लिए क्वेश्चनएयर बनाना है तो एक बंदा लगेगा, बट अगर इंटरव्यू करना है एक बंदा यहाँ से जाएगा, उसके साथ 2 लोग और होंगे, मतलब ज्यादा मैन पावर लगता है। वाइड कवरेज, suitable for respondents spread over large geographical areas,
क्वेश्चनर कहाँ पर कराते हैं हम? जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो लार्ज एरिया पर होंगे और बहुत सारे लोग होंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा क्या है? सबसे सेम सवाल पूछना है, सिर्फ रिस्पॉन्सेज को हमने आपस में कंपेयर करना है। तो क्वेश्चनर में क्या होता है? सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चंस एंश्योर कंपैरेटिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। हम यूनिफॉर्म डेटा लेते हैं क्योंकि हमारा सवाल ही ऐसा होता है जहां पर हमने किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, ठीक है। तो हम सेम सवाल लेते हैं और हम जो आंसर्स आते हैं उनको कंपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर डेटा यूनिफॉर्म होता है। नो इंटरव्यूअर बायस। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंटरव्यूअर का बायस कैसे नहीं होता है? क्योंकि जो हमने बोला था कि जिस टाइम पे हमने डिस्कस किया था इंटरव्यू मेथड, वहां पर मैंने बताया था कि हो सकता है जो इंटरव्यू कर रहा है इंसान, हो सकता है वो छोटी सी भी बात को रूड समझ ले। तो काफी ज्यादा इंटरव्यूअर का बायस है। अगर हम किसी का बिहेवियर चेक कर रहे हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, हो सकता है वो किसी छोटी सी बात को भी रूड समझ ले कि अगर आई कांटेक्ट करके बात नहीं की है तो उसको लगे ये रूड है। तो वहां पर इंटरव्यूअर का बायस है। यहाँ पर बायस नहीं आ सकता है बिकॉज मतलब इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर की तरफ से, जिसने क्वेश्चनर बनाया उसकी तरफ से बायस नहीं आ सकता है बिकॉज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। Next is convenient for respondents. Respondent can answer at their own time. अब इसमें क्या होता है? ये respondents के लिए convenient है। अभी इंटरव्यू का ये है कि आप जब जाओगे रेस्पोंडेंट को उसी टाइम पे जवाब देना है। ऑब्जर्वेशन मेथड का ये है कि आप उसी टाइम पर जा सकते हो जिस टाइम पर वो एक्टिविटी हो रही हो, या उन लोगों को आपके हिसाब से वो एक्टिविटी करनी है ताकि आप ऑब्जर्व कर सको। मतलब टाइमिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग का कुछ नहीं है। आप अगर आज क्वेश्चन सेंड करते हो तो इंसान फ्री होके 2 दिन बाद भी उसको फिल कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन इज डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो आप ही बताओ कितनी बार हमारे वो यूट्यूब सर्वे की एड आती है और कितने लोग उसको स्किप करते हैं? मोस्टली लोग उसको स्किप ही करते हैं। दैट मीन्स इसका लो रिस्पॉन्स रेट है। बहुत सारे लोग फिल ही नहीं करते हैं। सो मैनी क्वेश्चनर्स आर नॉट रिटर्न्ड और लेफ्ट इनकम्प्लीट। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में उसको वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, वो उसको रिटर्न कर लेते हैं या तो इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं। लिमिटेड टू लिटरेट रेस्पोंडेंट्स। अब देखो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिनके पढ़े लिखे नहीं है वो उस यूट्यूब की सर्वे को तो नहीं पढ़ सकते है ना। तो इसके लिए लिटरेसी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपके जो रेस्पोंडेंट्स है जिनके लिए आपने क्वेश्चनर बनाया वो पढ़े लिखे होने चाहिए। नो क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है उसका वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप किसी से पूछ ही नहीं सकते हो बिकॉज वहां पर कोई भी है नहीं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। डाउट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ अ क्वेश्चन इज मिसअंडरस्टूड। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर्स। अच्छा, कैसे पॉसिबिलिटी है रॉन्ग आंसर की? बड़ी बार क्या होता है ना, रिस्पोंडेंट्स में गिव कैजुअल और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मतलब इतनी पढ़ी ही नहीं होती है तो ऐसे ही गो थ्रू करते हुए जिस डब्बे में मन किया उस डब्बे में टिक कर लिया। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग इन फॉलो अप। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है फॉलो अप के लिए? अभी क्वेश्चनर बनाकर भेज दिए, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद फॉलो अप लेना, उन सारे लोगों का वो डेटा कलेक्ट करना, कहीं कहीं पर हमें फोर्सफुली भी उनसे फोन करके बोलना पड़ेगा प्लीज वो भर दो, सो दैट हम एक सर्वे कर रहे हैं उसको हम कंक्लूड कर सके। सो इट विल टेक टाइम। मूविंग ऑन, यूजेस और सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चनर मेथड। अब हम इस मेथड को कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड स्केटर्ड। ये मैंने आपको समझा दिया। जब हमें एक बड़ी पॉपुलेशन कवर करनी है, वो भी वो पॉपुलेशन जो अलग अलग जगहों पर है, तब हम क्वेश्चनर का यूज करेंगे। रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। तो कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जहां पर जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो पढ़े लिखे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वो दे रहे हैं जवाब। क्विक एंड इकोनॉमिकल डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। जहां पर हमें इन डेप्थ नहीं जाना है। जब हमें इन डेप्थ जाना है तब हम क्या यूज कर रहे थे? इंटरव्यू मेथड। ठीक है, ताकि हम एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल सवाल पूछ सके। क्वेश्चंस आर सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव। ओहो हाँ, क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब ऐसा सवाल अगर होगा कि आपको चाय क्यों नहीं पसंद है, हर किसी का अपना अपना जवाब होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाई
डू यू नॉट लाइक टी? तो ये तो सब्जेक्टिव सवाल है ना, हर कोई अपना अपना बोलेगा, कोई बोलेगा दूध पसंद नहीं, कोई बोलेगा चाय पसंद नहीं, कोई बोलेगा शक्कर पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सवाल पूछोगे कि डू यू लाइक टी, हाँ या ना में जवाब होगा, इवन तो ये सब्जेक्टिव है, लेकिन हमारे पास दो ही जवाब है ना जिनको हमने कंपेयर करना है आपस में, कि यहाँ पर चाय बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए। अब अगर मैं बोलूंगी वाई डोंट यू लाइक टी, हर कोई अपना 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 जवाब देगा, तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अब मैं अपने काम के लिए, अपने डेटा के लिए यूज कर सकूं। पर्सनल कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी, ये वहां पर यूज हो सकता है जहां पर पर्सनल कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, जैसे कि इंटरव्यू मेथड में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं जहां पर हमें इंटरव्यू मेथड की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर पर्सनल कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। अब एक अच्छा क्वेश्चनर कैसे बनता है? अच्छा क्वेश्चनर वो होता है जो सिंपल हो और क्लियर हो, मतलब लोगों को आसानी से समझ आ सके, कोई हाई लेवल की लैंग्वेज में वोकैबुलरी ना यूज हुई, लोगों को समझ आए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मकसद है डेटा कलेक्ट करने का, वो उसी के रिलेटेड हो। अगर हमें चाय के बारे में पूछना है तो हम उसमें बिस्किट का सवाल ना पूछ रहे हो। शॉर्ट एंड रिलेवेंट, अब अगर क्वेश्चनर होगा ना 1000 पेजेस का, 1000 तो छोड़ो मैंने बहुत बोल दिया, अगर 10 पेजेस का होगा तो भी लोग नहीं देखेंगे, तो हमें 10 ही सवालों का या 20 सवालों का या 25 क्वेश्चंस का करना है। अगर हम यही क्वेश्चनर 100 से 200 क्वेश्चंस का बनाएंगे, लोग नहीं आंसर देते हैं। इजी टू एनालाइज, लोगों को वो क्वेश्चनर समझ में आना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब हम क्वेश्चनर को कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एक अच्छा क्वेश्चनर बनाने के लिए। सबसे पहले तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चनर को बनाने का। फर्स्ट, क्लियरली डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई द क्वेश्चनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। Unclear objectives lead to irrelevant and confusing questions. If my question is about the success of some product, अगर मुझे पता करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टी का ब्रांड ओपन किया है, ठीक है, अब अगर मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव है ये कि मैं अपने इस ब्रांड का क्या रहेगा हिसाब, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसके बारे में सवाल करूं, तो मुझे ये जो ऑब्जेक्टिव है ना ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये क्वेश्चनर क्यों बना रही हूँ। अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो जो मेरा आंसर्स आएंगे वो इररेलेवेंट होगा, मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रह जाएगी, मैं कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकूंगी और क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग बनेंगे। आइडेंटिफाई द टारगेट रेस्पोंडेंट्स, अब अगर मैं टी ब्रांड का करने वाली हूँ सर्वे, उसके लिए मैं क्वेश्चनर बना रही हूँ। चाय तो हमारे एशियन कल्चर में ही ज्यादा पिया जाता है, अभी तो चलो बाहर भी इंट्रोड्यूस हुई है, बट अगर मैं सेम जो हम दूध चाय पत्ती वाली चाय बनाते हैं या जो हम देसी चाय बनाते हैं, नमकीन चाय सबके घरों में होती होगी आई होप। अब अगर हम ये नमकीन चाय का डेटा लेने वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वहां वैसे ही लोग चाय कम पीते हैं, तो वो तो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है ना, टारगेट रेस्पोंडेंट्स नहीं है वो मेरे, उनको पता ही नहीं होगा, तो वो तो ऐसे जवाब फिल करेंगे जिसकी वजह से मेरा तो प्रॉब्लम जहां का जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा। डिसाइड हु विल आंसर क्वेश्चनर, क्वेश्चन शुड मैच द एबिलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ रेस्पोंडेंट्स, मतलब हमने उन्हीं लोगों को, मतलब अपना टारगेट पता होना चाहिए, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। नेक्स्ट इज डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि आप अपने क्वेश्चनर में कैसे टाइप के क्वेश्चन रखोगे, ओपन एंडेड रखोगे, क्लोज्ड एंडेड रखोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखोगे, ठीक है। ओपन एंडेड वही है जिसमें आप फ्रीली आंसर कर सकते हो, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। क्लोज्ड एंडेड वो होते हैं येस और नो वाले, और मल्टीपल चॉइस वो होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा चॉइसेस होती हैं। अब ये बोलता है यूज मोस्टली क्लोज्ड क्वेश्चंस, क्यों, ताकि इजी एनालिसिस हो और हमारा ऑब्जेक्टिवली आंसर मिले, मतलब हमें प्रॉपरली पता चले, हम लोगों के सब्जेक्टिव ओपिनियंस में घूमते ना रहें। फ्रेम सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चंस, अब जो हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए ना वो सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। एक तो क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, सिंपल, अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है जब क्लैरिटी नहीं हुआ आपके पास, जैसे मैं आपको बोलूंगी क्या आपने, आप आर यू फीलिंग हंग्री, आर यू फीलिंग हंग्री,
ठीक है। अब अगर इसका जवाब यस आएगा या नो आएगा, तो मैं यस आएगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नो आएगा तो मैं खाना बना लूंगी, ठीक है। बट अब आप बोलोगे आई डोंट नो, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं खाना बनाऊं या नहीं बनाऊं। ये जो आई डोंट नो होता है ना, इसी को बोलते हैं अनएम्बिग्यू मतलब एम्बिग्यूअस रिस्पॉन्स। लेकिन जो हमारा क्वेश्चनर होना चाहिए ना, उसमें ये एम्बिग्यूटी या एम्बिग्यूअस कि पता नहीं, मे बी, आई डोंट नो वाले सवाल नहीं होने चाहिए, जिससे क्लैरिटी ना मिले लोगों को, ठीक है, रेस्पोंडेंट्स को। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, ऐसी टर्म्स जो लोगों को समझ नहीं आए। जैसे अब जिन्होंने फॉर एग्जांपल जिनको पता ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मैं स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जाके कोई सर्वे उनको पकड़ा दूंगी, तो उनको इन टर्मों का मतलब पता ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पैरामीटर क्या है, उनको ये चीजें नहीं पता। तो ऐसी टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं लिखनी है। डबल मीनिंग क्वेश्चंस भी नहीं लिखने हैं जिनका मतलब कुछ और हो और वो प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो। एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि हमने बोला इसमें रिस्पॉन्स रेट वैसे ही लो है। अगर लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे लोग हो जाएंगे बोर, या हो जाएंगे इरिटेट, या देंगे कैजुअल आंसर। ये तीनों ही चीजें हम नहीं चाहते हैं। मूविंग ऑन, अवॉइड लीडिंग एंड बायस्ड क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें जो जवाब चाहिए होता है हम वो दूसरे से लिवाते हैं। कैसे, मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे हम मजिशियंस वगैरह उनका मैजिक शो देखते हैं तो वो बोलते हैं कोई कार्ड निकालो, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होती है कि हम वही कार्ड निकालते हैं जो उनके मतलब का होता है, या जो पहले से उन्होंने मतलब वो निकाल के रखा होता है, फिर वो बोलते हैं कि सेम कार्ड है। लीडिंग क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला इंसान है उसको जो आंसर चाहिए वो क्वेश्चन ही ऐसे बनाएगा कि आपको वही आंसर देना पड़ेगा। अभी अगर मैंने एक क्वेश्चनर बनाना होगा कि इस जगह के फॉर एग्जांपल पकड़ लो आप रामबन के सारे लोग जो है वो सुबह नमकीन चाय पीते हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में सुबह नमकीन चाय पी है, और इस पे मैं बनाऊंगी कि नहीं नमकीन चाय वहां सब पीते हैं। अब अगर मैं ये सवाल लिखूंगी तो हर किसी ने एक दिन तो पी होगी, ठीक है, तो वो लोग ये इस पे टिक लगा देंगे, है कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ही मैंने ऐसे फ्रेम किया था, अगर मैंने सीधा लिखा होता क्या हर दिन नमकीन चाय सुबह पीते हैं, तो एक मतलब बिना बायस के आंसर आता। कुछ लोग हाँ लिखते, कुछ लोग ना लिखते, क्योंकि काफी लोग कभी कभी पीते हैं, काफी लोग हर दिन पीते हैं, काफी लोग पीते ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ये सवाल ऐसे करके पूछ रही हूँ कि क्या कभी जिंदगी में पी है, उसका जवाब हमेशा यस आएगा, जिसकी वजह से मेरी सर्वे यस की तरफ जाएगी। सो मुझे अगर ये चीज प्रूव करनी होगी कि रामबन के लोग नमकीन चाय पीते हैं, तो उसका जब जवाब यस की तरफ आएगा तो मैं कंक्लूड करूंगी यस। बट हो सकता है 40% ही लोग पीते हो, बाकी 60% ने लाइफ में एक ही बार पी हो, ठीक है। ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जो लीडिंग हो, जो उस जवाब की तरफ हो जो आपको चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट सजेस्ट और इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर आंसर। Biased questions reduce the reliability of data, ठीक है। Arrange questions in logical order. Start with easy and general questions. Place personal or sensitive questions at the end. A logical flow keeps respondent interested. तो आपके क्वेश्चन जाने चाहिए सिंपल से डिफिकल्टी की तरफ, और जनरल से पर्सनल की तरफ। अब देखो क्यों, ताकि जिस टाइम पे वो रिस्पोंडेंट है ना वो फेमिलियर हो जाएगा कंटेंट के साथ, और वो इंटरेस्टेड हो जाएगा और वो हमारे क्वेश्चनर पर आंसर करेगा। लिमिट द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चनर शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। क्वेश्चनर ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शॉर्ट हो और प्रिसाइज हो। लॉन्ग क्वेश्चनर्स इंक्रीज नॉन रिस्पॉन्स एंड इनकम्प्लीट आंसर्स। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, हमें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हाउ टू मार्क आंसर्स, मतलब कैसे आप लोग अपने आंसर्स को मार्क करो, टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ या डॉट बनाओ। उसके बाद वेदर मल्टीपल आंसर्स आर अलाउड और नॉट। कभी कभी ऐसा भी सवाल होते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा आंसर चाहिए होते हैं, तो मल्टीपल आंसर्स हैं या नहीं है वो भी लिख लो कि इसमें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं।
नेक्स्ट इज दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन और एरर। तो इसकी वजह से क्या है, एरर्स और कंफ्यूजन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन इज इंक्लूड प्रॉपर रिस्पॉन्स। आपके जो ऑप्शंस है ना, आपके ऑप्शंस जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वो होता है जो मतलब एक ऑप्शन एक ही बॉक्स में आए। जैसे अगर मैंने सवाल पूछा डू यू लाइक ट्रेन्स, तो इसके लिए मैं बॉक्सेस बनाऊंगी यस, नो, डू नॉट लाइक इट। अब ये और ये तो सेम है ना, नो और डू नॉट लाइक इट दोनों सेम है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जो एक ऑप्शन एक ही के लिए प्रेजेंट हो, मतलब ओनली वन ऑप्शन कैन बी चूजन, मतलब दो जैसे एक ऑप्शन ना हो। और दूसरा क्या है हमारा, एक सेकेंड, दूसरा है हमारा क्या आ गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव है कि सारे पॉसिबिलिटीज जो है वो कवर की हुई होनी चाहिए। रुको मैं आपको फिर से सॉरी एक एग्जांपल से समझाती हूँ दोनों का डिफरेंस। देखो अभी अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाउ, नहीं ऐसे करके पूछती हूँ, इन विच एज ग्रुप डू यू फॉल? A 18 to 25, B 20 to 30, C 40 to 50। अब देखो ना ही ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ना ही ये एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि 18 से 25 यहाँ कवर हुआ है, तो ये 20 to 25 तो ऑलरेडी कवर्ड है, फिर ये फिर से दूसरे ऑप्शन में है। दूसरा ये एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि 30 से 40 वाले तो कवर ही नहीं किए, तो सारी पॉसिबिलिटीज तो हमने कवर ही नहीं की। इसलिए एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जब आप सारी पॉसिबिलिटीज कवर करते हो, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब आप एक ऑप्शन में एक ही ऑल्टरनेटिव रखते हो। ठीक है, अवॉइड ओवरलैपिंग चॉइसेस, तो ये दो चीजें जब हम करेंगे तो ओवरलैपिंग चॉइसेस नहीं होंगी। नेक्स्ट इज प्री टेस्ट और पायलट सर्वे। अब जब हमने ये सारा क्वेश्चनर बना लिया ना, उसके लास्ट पे हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चनर को छोटे से ग्रुप के पास ले जाना है और वहां पर टेस्ट करना है, सो दैट अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, हमें पहले ही पता चले, जबकि हम इसको हमें जैसे ही बड़े लेवल पर लॉन्च करना होगा उससे पहले हमें पता चले, सो दैट हमसे ये गलती नहीं हो। ठीक है, सो यही था क्वेश्चनर मेथड। अभी इसके आगे हमें पढ़ना है शेड्यूल और एक्सपेरिमेंट मेथड, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आएगा। एंड करने से पहले मैं एक सिंपल सी बात आपको बोलूंगी, इसको प्लीज याद रखिए। एग्जाम में जो सक्सेस होती है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने से नहीं आती है, बल्कि क्लैरिटी से आती है। आपको कितनी क्लैरिटी है, मैं फिर से बोलूंगी, कितनी बार रिवाइज किया है, ये याद रहता है एग्जाम में। सो अगर आप हर टॉपिक को ऐसे ही लॉजिकली समझ रहे हो तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से आगे हो। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, बस इतना ही काफी है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर कीजिए और अच्छे से देखिए और रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड टेक केयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।